लास्ट टाइम हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर बात कर रहे थे, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर बात की थी। आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, बायो-सावर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ, मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हालांकि ये सारी चीजें जो है आपने 12th में पढ़ी हुई हैं, अब उनको फिर से नए सिरे से रिवाइज करेंगे और इनके कंसेप्ट को नए सिरे से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज हमने अब नए सिरे से देखा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। करंट अगर आप देखें, जैसे यहाँ हमने सर्किट डायग्राम से समझाने की कोशिश की है, हालांकि ये बल्ब इसमें जले हुए दिखाए हैं, सर्किट स्विच ऑन करके। बैटरी से अगर हम बल्ब को कनेक्ट कर देते हैं और स्विच ऑफ है, क्लोज सर्किट इसको बोलते हैं, तो ये बल्ब ऑफ रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करने से जो बल्ब है वो ग्लो करने लगता है। तब हम कहते हैं कि जो है बल्ब से करंट पास हुआ। करंट से के पास होने की वजह से जो बल्ब है वो ग्लो करते हैं। करंट की डायरेक्शन बताया जाता है कि जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। इसका रीजन बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से करंट डेवलप होता है। और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम जानते हैं कि कैथोड से निकलकर एनोड की ओर मूव करते हैं, इसीलिए ये कहा जाता है कि जो करंट की डायरेक्शन होती है, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के फ्लो, तो वो पॉजिटिव से एनोड की ओर मूव करता है, सॉरी पॉजिटिव से कैथोड की ओर मूव करता है, नेगेटिव टर्मिनल। तो इस तरह से जो करंट को फ्लो ऑफ चार्जेस की फॉर्म में डिफाइन किया जाता है। इस इक्वेशन पर हमने पहले भी बात की थी कि पर यूनिट टाइम कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसे करंट से डिफाइन किया जाता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, और इसको डिफाइन किया था एम्पियर साइंटिस्ट ने। तो उन्हीं के नाम के ऊपर इसकी यूनिट जो है वो एम्पियर रखी गई। अगर हम इसकी यूनिट, डेरिवेटिव यूनिट की बात करें, तो डेरिवेटिव यूनिट करंट की जो है वो कूलॉम, क्योंकि चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो कूलॉम पर सेकंड जो है वो यूनिट डिफाइन की गई करंट। एम्पियर में एक और खास चीज देखी कि जब हम करंट को फ्लो करते हैं किसी वायर के थ्रू, और उसके पास अगर हम मैग्नेटिक कंपास को लेकर आए, तो मैग्नेटिक कंपास में जो है वो डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन तभी होता है जब उस वो किसी मैग्नेटिक फील्ड की सराउंडिंग्स में आए। मैग्नेटिक फील्ड की सराउंडिंग मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करे। जैसे चार्ज का अपना एक फील्ड होता है, उसी तरह से मैग्नेट जो होती है उसका भी अपना एक फील्ड होता है, जिसको कि हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो जब भी कोई कंपास कंपास में क्या होता है, एक मैग्नेट ही होती है, टेस्ट मैग्नेट। उसमें एक एंड जो है उस पर या तो रेड डॉट लगा रहता है या रेड कलर का बना होता है, जो कि नॉर्थ को डिनोट करता है, और दूसरा एंड जो है वो प्लेन रहता है, जो साउथ को डिनोट करता है। तो वो जो निडल होती है उसमें मूवमेंट होने लगता है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिनोट करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आने पर उसमें डिफ्लेक्शन होता है। अगर हम फ्रीली रख दें, अगर हम उसको फ्रीली रख देते हैं, तो वो देखने में आता है कि वो जिस डायरेक्शन में जाकर रुकती है निडल, उसको कहा जाता है कि वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रुकी हुई है। अर्थ का जिस तरफ वो रेड एरो जाएगा, उस तरफ अर्थ का नॉर्थ पोल है,
और जिस तरफ वो प्लेन वाली जो साइड है एरो की वो जाएगी, उस तरफ कहा जाता है कि साउथ पोल है। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है आपने सब 12th में पढ़ी होंगी, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ये बात अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। हालांकि यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है वो अराइज होता है कि ये माना जाता है कि ये जो निडल होती है, मैग्नेटिक निडल जो होती है कंपास में, ये मैग्नेट की बनी होती है। ठीक है? और उस मैग्नेट का जिस तरफ एरो, रेड एरो होता है, उस तरफ नॉर्थ पोल होता है उस मैग्नेटिक निडल का, और जिस तरफ प्लेन एरो होता है उस तरफ जो है वो साउथ पोल होता है। तो अगर फ्रीली मैग्नेट को अगर हम लटकाते हैं, इस निडल को अगर हम फ्रीली छोड़ दें, तो ये नॉर्थ में जाकर रुकती है। ठीक है, तब हम कहते हैं कि वहां अर्थ का नॉर्थ पोल है। लेकिन अगर हम बेसिक लॉज ऑफ मैग्नेटिक देखें तो नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और साउथ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नॉर्थ एंड साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो फिर क्वेश्चन जो है वो ये अराइज होता है कि भाई अगर हमने वो फ्रीली रखा हुआ है अर्थ की सरफेस पर कंपास को, तो उसकी मैग्नेटिक निडल जिस डायरेक्शन में जाकर रुकी, तो उस डायरेक्शन में तो साउथ पोल होना चाहिए। रेड कलर का जो एरो है वो जिस डायरेक्शन में जाकर रुका, तो उस तरफ तो साउथ पोल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि साउथ पोल ही अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ पोल तो उसे रिपेल करेगा मैग्नेटिक निडल को। तो उस डायरेक्शन में साउथ पोल होना चाहिए, लेकिन हम बार नॉर्थ पोल क्यों कहते हैं? तो ऐसा ये माना जाता है कि जो है कि भाई सभी साइंटिस्ट कम्युनिटी ने मिलकर ये बात तय की कि हम अर्थ के केस में उसको ये कहेंगे कि उस जगह पर जो है वो नॉर्थ पोल है। हालांकि वहां साउथ पोल होना चाहिए, लेकिन हम वहां कहेंगे इसे नॉर्थ पोल है। इसीलिए अगर आप देखें तो जो अर्थ के जो है, अगर हम, हालांकि अर्थ एक ऐसी स्पेशल चीज है कि इसमें जो भी कहीं पर भी किसी भी जगह पर आप सिचुएटेड हो, हमेशा उससे ऊपर ही कहा जाता है, नीचे नहीं कहा जाता। तो इसमें ऊपर की तरफ जो है वो नॉर्थ पोल और नीचे की तरफ साउथ पोल है। अर्थ में आप कभी भी देखें, जब आप दिन में होंगे, दिन में होने का मतलब ये है कि आपका जो है वो सन की तरफ फेस है, सन की तरफ फेस है, तब भी हम कहते हैं कि ऊपर आसमान है। और जब अर्थ रोटेट होकर अंधेरे वाले पोर्शन में आती है, यानी कि पूरा 180 डिग्री से रोटेट हो गई, हम दूसरी साइड आ गया है, तो उस तरफ जो है, अब हम ये नहीं कहते कि नीचे की तरफ आसमान है, हम तब कहते हैं कि भाई आसमान, ऊपर की तरफ आसमान है, तारे निकल रहे हैं ऊपर आसमान में। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग की जो है अर्थ के बारे में एक चीज है। अर्थ का कोई दाएं बाएं नहीं होता जिसमें कहा जाता हो, कभी सुना हो या आपने कि भाई राइट साइड में इसके सन है, लेफ्ट साइड में मून है, कभी सुना है इस तरह की चीज? अर्थ के बारे में जो भी होती है, हर चीज ऊपर की तरफ ही होती है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज अर्थ के बारे में है कि हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम का जो सेंटर है वो सन है, और सन के अराउंड सारी चीजें घूम रही हैं। सब जानते हैं अच्छी तरह से, कोई है अभी भी जो ये नहीं जानता हो? नहीं। इस सेंटर में सन है और उसके चारों बाकी प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, ऑर्बिटल पाथ ऑर्बिट कर रहे हैं। सभी जानते हैं। यस सर। यस। बीच में हाँ हाँ बोलते रहा करनी, मालूम पड़ता रहे जिससे हमें कि हाँ सुन रहे हो। यस सर। यस। तो हाँ, तो जो इंटरेस्टिंग चीज निकल कर आती है वो ये निकल कर आती है कि आज की तारीख में भी ये माना जाता है, जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो हम ये मानकर करते हैं कि भाई सेंटर में अर्थ है और बाकी चीजें इसके चारों ओर है। आज भी हम ये कहते हैं कि भाई सन के अराउंड हम मूव कर रहे हैं, तो जो है हमारी मूवमेंट की वजह से जो है
ये सन जो है पीछे की तरफ मूव कर रहा है, पर हम ये नहीं कहते, हम आज भी ये कहते हैं कि भाई सन जो है वो ईस्ट से निकला है और वेस्ट की तरफ जा रहा है। सन तो कहीं नहीं जा रहा भाई, हम रोटेट कर रहे हैं। लेकिन अभी भी सभी लोगों के जो है, अभी भी कैलकुलेशन करते हैं, सभी लोगों के दिमाग में ये बात इतनी तरह से घर कर चुकी है, इनकी बॉडी में इस तरह से घर कर चुकी है कि अर्थ जो है वो सेंटर में है, बाकी सारी चीजें उसके चारों ओर घूम रही हैं। और इसके लिए एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल आप और देख सकते हैं कि आप अगर किसी व्हीकल में या कार में, या कार टाइप व्हीकल हो या बस टाइप व्हीकल हो या ट्रेन टाइप व्हीकल है, आप उसमें बैठे हुए हैं और आप विंडो से बाहर की तरफ देख, तो आप विंडो से बाहर की तरफ देखते हैं तो क्या दिखता है आपको? जो पेड़ पौधे हैं, जो जमीन है, जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं, वो सब पीछे की ओर मूव कर रही हैं, पीछे की ओर मूव करती हुई दिखती है ना सबको। यस Yes, सर। sir. उससे हम ये गैस करते हैं कि हम आगे जा रहे हैं, लेकिन इन एक्चुअल में क्या है कि हमें गैस करना चाहिए कि ये पीछे हमें पीछे, ये चीजें हमें पीछे की ओर जाती हुई दिख रही है, वो चीजें तो रेस्ट में है सब, हम आगे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम उनके मूवमेंट से अंदाजा लगाते हैं कि हम आगे जा रहे हैं। जबकि फैक्ट क्या है, बात समझने की कोशिश कर रहे हैं ना मेरी, कि हम आगे जा रहे हैं, वो चीज रेस्ट में है, वो चीज पीछे की ओर जाती हुई हमें एज्यूम करनी चाहिए कि हमें ये पीछे की तरफ जा रही है, लेकिन हम सच उसका उल्टा मानते हैं, ये चीज पीछे की तरफ जा रही है, हम लोग रेस्ट में, सब अपने आप को रेस्ट में कंसीडर करते हैं। यही रिलेटिविटी है, जो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है वो यही है, उसमें हम जहां पर भी होते हैं अपने आप को हमेशा रेस्ट में मानते हैं, और दूसरी चीज जो चाहे बेशक रेस्ट में हो, उसे ये मानते हैं कि ये मोशन कर रही है। इसीलिए अगर वो ट्रेन वाला एग्जाम्पल कल वीडियो में अगर आपने गौर से किया हो, तो उसमें ये बताया था नार्लेकर ने कि अगर ऑब्जर्वर बाहर प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ है और वो ट्रेन के अंदर अगर रॉड को देखता है, तो उसे वो रॉड जो है वो छोटी नजर आएगी और जो घड़ी है वो स्लो नजर आएगी। वहीं अगर वो ऑब्जर्वर ट्रेन के अंदर पहुंच जाता है और रॉड और घड़ी बाहर रखी हुई है, तब उसे बाहर रखी हुई, रेस्ट में रखी हुई वो घड़ी जो है वो स्लो चलती हुई नजर आएगी, और जो रॉड है वो उसको कॉन्ट्रैक्टेड नजर आएगी। क्यों? क्योंकि उसने, जब वो प्लेटफॉर्म पर था तब तो रेस्ट में था ही था, और अंदर की जो चीजें थी वो मूव कर रही थी, अंदर की जो चीजें थी वो मूव कर रही थी ट्रेन के अंदर की। और जब वो खुद ट्रेन के अंदर पहुंच गया तो उसने एज्यूम कर लिया कि मैं रेस्ट में, ऑटोमेटिकली वो अपने आप को रेस्ट में महसूस कर लिया, और बाहर की जो चीजें थी अब उसे वो मूवमेंट में नजर आने लगी। तो सी की वेलोसिटी या अप्रोक्सीमेट सी की वेलोसिटी से तो वो मूव कर रहा है, लेकिन पीछे वाली चीज उसके रेस्पेक्ट में सी के कंपैरिजन में मूव होती हुई उसे नजर आ रही है, इसलिए वो उसे रिलेटिविस्टिक इफेक्ट जो है वो महसूस होता है, दिखाई दे, वो चीज क्लियर थी। तो वो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट के बारे में तो जब रिलेटिविटी पढ़ाएंगे और डिटेल में बात करेंगे, तो यहाँ हम वापस अपने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर आते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि अर्थ के उस नॉर्थ पोल को, उस साइड को मान लिया गया कि ये नॉर्थ पोल है, और नीचे वाली साइड को ये मान लिया गया कि वो साउथ पोल। तो अगर हम किसी वायर के अंदर करंट को फ्लो करें, तो देखने में ये आता है, अगर उसके पास कंपास रख दें, कि जो कंपास है उसमें डिफ्लेक्शन होने लगता है, तो हमें ये बात मालूम पड़ती है कि जब भी करंट मूव करता है तो वहां एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। यानी अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, क्योंकि करंट तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो डेवलप करता ही करता है, साथ के साथ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी बनाता है। इसीलिए ये बात कहा जाता है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स जो है
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो जनरेट होती है। यही रदरफोर्ड के मॉडल की शॉर्टकमिंग में कहा गया था। अगर आप लोगों को याद हो रदरफोर्ड का मॉडल, तो रदरफोर्ड के मॉडल में कहा गया था, एक मिनट जरा हमें पेन यूज करना पड़ेगा। तो अगर किसी को याद हो रदरफोर्ड का मॉडल, तो उसमें ये बताया गया था कि न्यूक्लियस सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। मूव करता हुआ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो रेडिएट करता है। तो इसका मतलब इसके मूवमेंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ये निकलनी चाहिए। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेंगी तो इनकी फ्रीक्वेंसी होगी, इनकी वेवलेंथ होगी, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो जो एटम का स्पेक्ट्रा होना चाहिए, एटम का स्पेक्ट्रा जो होना चाहिए वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। लेकिन देखने में ये आता है, लाइमन और बार्बर वगैरह ने इन्होंने देखा कि जो एटम का स्पेक्ट्रा होता है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा नहीं होता, वो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा होता है। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा को आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कंटिन्यूअस नंबर हो तो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की अगर हम बात करें, वेवलेंथ की, तो 1 एंगस्ट्रॉम, 2 एंगस्ट्रॉम, 3 एंगस्ट्रॉम, ये कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन इस तरह का स्पेक्ट्रा एटम में देखने को नहीं मिलता। कंटिन्यूअस वेवलेंथ में चेंजेस आ रहे हैं, उसमें देखने को मिलता है कि बंडल की फॉर्म में चेंजेस नजर आते हैं। यानी अब 50 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ एक साथ निकली, फिर इसके बाद मालूम पड़ा कि 200 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ निकली। इसको बोलते हैं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा या कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं। तो इस तरह का पैकेट की फॉर्म में जो है वो स्पेक्ट्रा निकलता है, वो कंटिन्यूअस नहीं निकलता। चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल है, और चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करते हैं। तो रदरफोर्ड के इस मॉडल में ये वेव्स क्यों नहीं निकल रही? तो इसके लिए फिर एटॉमिक फिजिक्स में वगैरह आगे वो बोर मॉडल आया था, और फिर प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी आई थी, उसे डिटेल में बात करेंगे। तो इसके बाद वेव मैकेनिक्स का लेक्चर होगा, तो सॉरी, इसके बाद उसका वेव ऑप्टिक्स के लेक्चर होंगे, और फिर उसके बाद जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला लेक्चर होगा उसमें ये बातें डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ अभी हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो चार्ज पार्टिकल है, मूविंग चार्ज पार्टिकल जो है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो जनरेट करता है। यानी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही वो जनरेट करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरह से हम बात करते हैं वो तो हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। आज मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो है बायो सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट लॉ सभी को पता ही होगा, आप लोगों ने इसका पढ़ा भी होगा कि जो है, अगर किसी वायर के अंदर कोई करंट फ्लो कर रहा है और किसी पर्टिकुलर सेगमेंट पर बात करें, सपोज इस पोर्शन पर हम बात करें, तो यहाँ सरफेस एरिया से बात की गई है, आप लोगों ने इसे लेंथ की फॉर्म में पढ़ा होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है जो करंट है उस वायर के अंदर फ्लो करने वाले करंट के अमाउंट के ऊपर, और उस वायर की लेंथ के ऊपर। ठीक है, इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, कितनी दूरी पर वो वायर जो है वहां से सिचुएटेड है, उस पॉइंट से कितनी दूरी पर है वो वायर। इसे बायो सेवर्ट लॉ बोलते हैं। यानी म्यू बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डी एल ओवर आर एस। ये आप लोगों ने
बायो-सेवर्ट लॉ में पढ़ा होगा, 12th क्लास में पढ़ा होगा इसके बारे में। यू नॉट ओवर 4 पाई, ये परमिएबिलिटी बोलते हैं इसे, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। एक होता है परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट, जैसे आपने पढ़ा होगा एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट, जैसे आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, और एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी को म्यू नॉट से डिनोट किया जाता है। परमिएबिलिटी जो है ये मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट है, और परमिटिविटी जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट। और फिर वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात आती है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह की होगी। तो ये भी आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा कि अगर करंट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे आप अंगूठा, ये थंब है आपका, आप अपने हैंड को बंद करें जो यहाँ पहली फिगर में दिखाया हुआ है, तो थंब अगर आपके करंट की जो डायरेक्शन को अगर डिनोट कर रहा है, यानी उस वायर के अंदर करंट जो है आपके थंब की डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपकी फिंगर जो है, तो ये फिंगर का जो कर्ल होना है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है किस डायरेक्शन में फ्लो करता है। यानी एक स्ट्रेट वायर के अंदर सर्कुलरली उसको कवर करता है मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर पाथ पर उसके चारों ओर जो है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उसकी डायरेक्शन इस तरह की होगी। अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स है, करंट नीचे की ओर जा रहा है, तो आप अपने थंब को उल्टा कर लीजिए, यानी तब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, तब मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से रोटेट करेगा, इस डायरेक्शन, यहाँ पर इस तरह। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में थी। हालांकि मैग्नेटिक फील्ड अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो फिर आपके फ्लेमिंग्स के भी दो रूल हैं, लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल। यहाँ हम वो डिटेल में उन सब के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम सिर्फ वो पर्टिकुलर पॉइंट्स कवर कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के, जो आपको यहाँ आगे काम आएंगे। और इसी में एक और इंटरेस्टिंग लॉ आता है करंट के इसी इफेक्ट में, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज बताता है। वो ये कहता है कि अगर किसी क्लोज्ड पाथ में, इसको बल्कि इस तरह से मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ एक मिनट। जैसे सपोज ये हमारा कोई लूप है, क्लोज्ड लूप, इस लूप में अगर हम करंट फ्लो करें, इस लूप में अगर हम करंट फ्लो करते हैं, तो ये करंट इस क्लोज्ड पाथ के अंदर करंट जो है, ये करंट जो है आपको मैग्नेटोमोटिव फोर्स प्रोवाइड करता है, एमएमएफ। एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स। और मैग्नेटिक मोटिव फोर्स को जैसे ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है क्या होता है कि जब हम किसी एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में चार्ज को जितना वर्क करना पड़ता है उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। और उसी तरह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जितना वर्क करना पड़ता है उसको हम मैग्नेटोमोटिव फोर्स बोलते हैं, और इसको लाइन इंटीग्रल HDL से डिनोट किया जाता है। तो एम्पियर्स लॉ को जो है I=HDL से भी डिनोट कर दिया जाता है। और अगर हम इन टर्म्स ऑफ जो है E बात करें
मैग्नेटिक फील्ड को आप लोगों ने ज्यादातर बी से पढ़ा होगा, तो बी जो होता है ये होता है एक्चुअल में म्यू नॉट एच। तो अगर हम इसमें म्यू नॉट का मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड, तो राइट साइड में म्यू नॉट एच जो है ये बी बना लेगा। तो इस तरह से फिर आपके ये बन जाएगा लाइन इंटीग्रल बी डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। और यही आप लोगों ने 12th में पढ़ा भी होगा एम्पियर्स लॉ के बारे में, आई इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। यानी किसी भी क्लोज्ड लूप के अंदर फ्लो करने वाला करंट उससे पास होने वाले मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके बराबर होता है। ये सपोज इसके मैग्नेटिक लाइंस। लेकिन अगर हम देखें तो इस लॉ में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज और नजर आएगी। अब जैसे अगर हम बात करें ये कैपेसिटर, और इसको हमने करंट से प्रोवाइड करा रहे, एक बैटरी से हमने इससे कनेक्ट किया है। तो करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएगा। सब अलग अलग दिया इस तरह का दोनों एक ही डायरेक्शन बन गई ना। कैपेसिटर कैपेसिटर के बारे में जानते हैं ना सभी लोग? यस। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर होता है कि दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक भरा होता है, ठीक है, जो चार्ज के स्टोर करने के काम में आता है ना। यस। यस सर। तो बात ये आती है डाइलेक्ट्रिक जो है वो उसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यही होती है कि वो इंसुलेटर्स होते हैं। मोस्टली डाइलेक्ट्रिक जो है वो इंसुलेटर होते हैं, और इंसुलेटर का क्या काम होता है कि वो करंट के फ्लो को जो है वो अपोज करते हैं, करंट को फ्लो नहीं करने देते इंसुलेटर्स जो है। तो अगर यहां पर करंट फ्लो किया जा रहा है इस कैपेसिटर के थ्रू, तो करंट को जब पैरेलल प्लेट पर पहुंचेगा करंट, तो उसको जो है ये इंसुलेटर फेस करने को मिलेगा। इंसुलेटर करंट को आगे नहीं बढ़ने देगा, यानी दूसरी साइड तो करंट फिर आना नहीं चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि दूसरी साइड करंट पहुंच पाए, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर इलेक्ट्रॉन जाते हैं और पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट फ्लो कर पाए। तो फिर ये इंसुलेटर से करंट कैसे पास हुआ? तो एम्पियर लॉ जो है वो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता। यहां हम आपको सिखाएंगे कि आखिर इस एम्पियर लॉ में इस कमी को किस तरह से रिजॉल्व किया मैक्सवेल ने, और एक नया कंसेप्ट दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी करंट प्रोड्यूस करता है। तो इनिशियल में जो करंट होता है वो करंट ड्यू टू चार्ज एंड करंट ड्यू टू फील्ड, इनका सब होता है। तो यहाँ उसे डिस्प्लेसमेंट करंट उसको बोला जाता है आईडी, उससे इसे डिनोट किया जाता है। तो ये यहाँ पर बात आएंगे तो इन एक्चुअल में करंट जो एक्यूरेट एम्पियर्स लॉ है वो ये है, इसको मॉडिफाई किया था मैक्सवेल। एक और इससे मिलता जुलता एक और इफेक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो है फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और उसके समझने के लिए हमें जो है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करनी पड़ेगी। 1 मिनट होल्ड करना जरा। और वो कंसेप्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किसी भी क्लोज्ड पाथ से पास होने वाली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो उसी तरह से यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स भी जो है किसी भी सरफेस से पास होने वाली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को डिनोट करती है। और जैसे वहां फाई ई से मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से डिनोट किया जाता है, जिसको कि हम ई ए या ईडीएस से डिनोट कर रहे थे। ई ए या सरफेस इंटीग्रल ईडीएस से डिनोट कर रहे थे। मैग्नेटिक फील्ड के केस में सेम वही चीज होती है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। यानी फाई बी इक्वल्स टू बी ए, या अगर आप इसको इन्फिनिटेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो सरफेस इंटीग्रल बीडीएस जो है ये मैग्नेटिक फ्लक्स को डिनोट करता है। और इसी से रिलेटेड जो है वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसा कि आप लोगों ने फैराडे की जो स्टोरी है उसमें पढ़ा होगा कि अगर एम्पियर लॉ को देखें तो एम्पियर लॉ जो है ये बताता है कि करंट के फ्लो करने से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स जनरेट होता है करंट के फ्लो करने से। तो फैराडे का ऐसा मानना था कि जब करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनना चाहिए। और उन्होंने बहुत इसमें जो है वो कोशिश की, जो है जब कॉइल के पास लेकर आते थे मैग्नेट को, या मैग्नेट के पास कॉइल को लेकर जाते थे, तो कोई भी जो है वो डिफ्लेक्शन जो है वो गैल्वेनोमीटर जो कि मेजर करता है करंट की डायरेक्शन को, उसमें देखने में नहीं आया था। और अंत में आकर फिर फैराडे जो है वो मैग्नेट को तेजी से कॉइल के ऊपर फेंक के मारते हैं। कहा जाता है कि 20 साल लग गए थे उन्हें उस मैग्नेट को फेंक के मार देंगे उस कॉइल के ऊपर। तब उन्होंने देखा कि जैसे ही उन्होंने फेंका उसके ऊपर तो उसके अंदर करंट डेवलप हो गया। और इतने दिनों से वो उसके मैग्नेट को पास रख रहे थे उसके, तो करंट जनरेट नहीं हो रहा था। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने कैलकुलेट की कि रिलेटिव मोशन होना बहुत जरूरी है कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है? और ये रिलेटिव मोशन जो है वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ को जो है जनरेट करता है या करंट को जनरेट करता है। और उन्होंने एक रिलेशन डेवलप किया E इक्वल्स टू माइनस डेल फाई ओवर डेल टी। डेल फाई ओवर डेल टी रेट को डिनोट करता है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विल प्रोवाइड यू इंड्यूस्ड ईएमएफ। यानी अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस करेंगे, ठीक है, रिलेटिव चेंजेस होंगे, तो ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होगा। और ये जो है दोनों ही तरह से होगा, यानी अगर आप मैग्नेट को पास लेकर आएंगे कॉइल के तेजी से, ठीक है, तो करंट जनरेट होगा अपोजिट डायरेक्शन में। उसमें जैसे देखिए आप फिगर ए में यहाँ दिखाया गया है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट हो रहा है। और अगर आप उसे तेजी से पीछे की ओर मूव करेंगे
रिमूव करेंगे मीन्स कॉइल से उसे, तो नेगेटिव डायरेक्शन में, उसके उल्टी डायरेक्शन में ही वहां भी करंट जनरेट होगा और उसके नेगेटिव डायरेक्शन में जो है करंट जनरेट होगा। और यही मेन जो है वो जनरेटर या एसी करंट डेवलप करने का मेन कॉज बना इलेक्ट्रोमोटिव, ये फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और अगर वो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रखा रहने देंगे कॉइल को या कॉइल के अंदर मैग्नेट को, तो कोई चेंज नहीं आएगा। जब तक रिलेटिव मोशन नहीं होगा तब तक जो है फ्लक्स में चेंज, वो सॉरी, तब तक इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा, ईएमएफ जो है वो इंड्यूस नहीं होगा। तो ये फैराडे लॉ की जो है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीजें थी। आप लोगों ने इसमें जो है कई इस तरह के जो है पढ़े होंगे, इसके जो एप्लीकेशंस हैं कि आपके पेन है जो, ये पेन भी उसी से मूव करता है। आपके जनरेटर है ये भी जो है मैग्नेटिक फील्ड से करंट जनरेट करता है। जनरेटर के अंदर अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ी मैग्नेट लगी रहती है, बाहर हैंडल से उसको जो है कॉइल को घुमाते हैं और वो कॉइल उस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है, रिलेटिव मोशन डेवलप होता है और करंट जनरेट होता है। तो वहीं अगर आप फैन देखें तो फैन में क्या होता है कि फैन में एक कॉइल लगी रहती है और वहां भी एक मैग्नेट होती है। तो जब करंट जाता है उसके अंदर तो करंट जनरेट होता है और वहां फिर वो मैग्नेट जो है वो रोटेट करने लगती है, फील्ड जनरेट होता है। तो ये फैराडे लॉ के एप्लीकेशंस हैं। चलिए आज फिर इतना ही रहने देते हैं, कल इससे आगे बात करेंगे।